हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता गौतम, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू, बीए तृतीय वर्ष के मदर एंड चाइल्ड केयर पेपर के अंतर्गत हम लोग शिशुओं में होने वाली, नवजात शिशुओं में होने वाली कुछ समस्याओं, स्वास्थ्य समस्याओं के विषय में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में दस्त, कब्ज, गैस इत्यादि के विषय में पढ़ा था। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे शिशुओं में कॉलिक या उदरशूल क्या होता है। सबसे पहले तो बच्चों ने समझना जरूरी है कि कॉलिक कॉलिक शब्द का अर्थ क्या है। कॉलिक शब्द को हिंदी में उदरशूल कहते हैं और नाम से ऐसा लग रहा है ना, उदर में शूल चुभ रहा है, लेकिन इसका एग्जैक्टली ये उदर में बच्चों के दर्द होता है या नहीं होता है, इसके विषय में अभी भी स्पष्ट नहीं है। कहते हैं कि जब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है, हेल्दी है, उसको कोई प्रॉब्लम ऑब्वियसली नहीं हो रही है, सामने नहीं दिखाई दे रही है, ना वो गीला भी नहीं है, उसका पेट भी भरा हुआ है, लेकिन वो अनकंट्रोलेबली रोता है। कभी कभी ऐसा होता है, जिन लोगों के घर में भी बच्चे छोटे होते हैं, देखते हैं कोई कारण समझ में नहीं आता। कोई कहता है उसके पेट में दर्द है, कोई कहता है शायद इसके कान में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई कहता है इसको ठंड लग रही है, कोई कहता है गर्मी लग रही है। कोई कारण स्पष्ट समझ नहीं आता, लेकिन बच्चा लगातार रोता रहता है और घर वालों के सारे प्रयास फेल हो जाते हैं उसे शांत कराने के। तो जो ऐसी स्थिति होती है उसे विशेषज्ञों ने कॉलिक नाम दिया है और उसे ही हिंदी में उदरशूल कहते हैं। वैसे तो बच्चों सामान्य रूप से सभी बच्चे रोते हैं, लेकिन उदरशूल या कॉलिक वाली स्थिति का रोना कब माना जाता है, इसमें बेटा तीन तीन का फिगर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तीन का फिगर जो है उसको ध्यान रखिएगा। तीन मतलब एक दिन के अंदर बच्चा अगर 3 घंटे तक रो रहा है और ऐसा एक सप्ताह में कम से कम 3 बार हो रहा है और ये प्रक्रिया कम से कम 3 हफ्तों तक चले, तो मानते हैं कि बालक कॉलिक से ग्रस्त है। और इसे निरंतर रोना या अंग्रेजी में से कहेंगे परसिस्टेंट क्राइंग। मतलब क्राइंग का मतलब आप लोग जानते हैं रोना, परसिस्टेंट मतलब लगातार जो बना हुआ है, या समस्यात्मक रोना, प्रॉब्लम क्राइंग भी कहते हैं, या फिर पर्पल क्राइंग भी कहा जाता है। पर्पल क्राइंग क्या होता है बेटा? पर्पल क्राइंग वो है कि बच्चा पूरे जीवन में शायद एक काल कोई ऐसा होता है जिसमें वो निरंतर होता है, सबसे ज्यादा रोता है, और वो काल पर्पल क्राइंग काल कहलाता है। तो ये पर्पल क्राइंग का भी एक फेज हो सकता है। इसकी संभावित कारण कहते हैं कि पेट में दर्द हो सकता है या उसको कोई एलर्जी हो सकती है। अब बालक बोल तो सकता नहीं है, बता सकता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अभी भी इसकी असली वजह क्या है, इसके बारे में विशेषज्ञ बिल्कुल क्लियर नहीं है। केवल अंदाज लगाते हैं कि शायद बच्चे को कोई ये प्रॉब्लम हो रही है, शायद बच्चे को वो प्रॉब्लम हो रही है। और ये 10 से 40% बच्चों को प्रभावित करता है। कॉलिक की समस्या 10 से 40% बच्चों में देखी जाती है। लड़के लड़कियों में समान रूप से देखी जाती है, मतलब इसमें लिंग का कोई फर्क नहीं देखा गया है। और इससे निपटने के लिए हाल फिलहाल कोई दवाई भी उपलब्ध नहीं है। और ये समस्या अक्सर देखी गई है 2 से 4 हफ्ते के बच्चे से आरंभ होकर 4 महीने तक के शिशु में रहती है। कभी कभी किसी किसी शिशु में ये 6 महीने तक भी ये समस्या बनी रहती है, उसके बाद स्वतः समाप्त भी हो जाती है। और कॉलिक या उदरशूल जो है ये कोई गंभीर बीमारी या तकलीफ नहीं है और जिसके बारे में निरंतर चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब उदरशूल के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कॉलिक के क्या कारण हो सकता है? वैसे तो इसका जैसे बताया कि कोई स्पष्ट कारण अभी तक क्लियर नहीं है, जिस किसी की बच्चे में होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां जो होती हैं
ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि शायद पेट में कोई तकलीफ होती है बच्चा तभी रोता है। तो इसमें एक है कारण जो है वो है गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स। गैस्ट्रो शब्द का अर्थ बच्चों ध्यान रखो, हमेशा पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित। ईसोफेगल, ईसोफेगस शब्द जो है बेटा, ये अपनी भोजन नली, जो ग्रास नली जिसको हम कहते हैं, ये ग्रास नली को ही अंग्रेजी में हम ईसोफेगस कहते हैं। रिफ्लक्स का मतलब वापस पीछे आना, वापस पलट के आना। तो इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि अगर शिशु के पेट में जो कुछ चला गया, अपने भी तो होता है ना बेटा, जलन होने लग जाती है, एसिडिटी होती है, तो वो हमें तकलीफ देती है। तो बच्चों के साथ भी है, अगर उनके आमाशय का भोजन जो भी है, पेट के अंदर का भोजन, अगर वो पलट कर वापस ग्रास नली में आता है, तो क्योंकि उसके अंदर अम्ल मिला हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे आमाशय में होता है, तो वो ग्रास नली के अंदर जलन उत्पन्न करता है। तो इसको कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स। तो अगर बच्चे के पेट का सामान वापस आ रहा है, भोजन, दूध जो पी रहा है वो वापस आ रहा है, तो हमें जब जलन इतनी तेज होती है तो बच्चे को होती है, तो बच्चा क्या करेगा, सिर्फ रोएगा। इसी तरह से दूसरा कारण बताया है कि इनका पाचन तंत्र क्योंकि अभी अपरिपक्व होता है, और इनकी जो हमारी जो आंत है, हमारे मतलब की जो पाचक नाल है, वो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। तो बच्चे को जो कुछ भी खिलाया जाता है वो आंत में गुजर रहा है, अच्छी तरह से पच नहीं रहा है। इसकी वजह से उसके पेट के अंदर या आंत के अंदर गैस बन सकती है, और ये बच्चों के अंदर दर्द या शूल का कारण बन सकती है। और तीसरा कारण है, हो सकता है बच्चे को किसी चीज से एलर्जी हो, जैसे बच्चों को कुछ खाद्य पदार्थों से एलर्जी हो सकती है। कभी कभी बच्चों के अंदर लैक्टोज, लैक्टोज क्या होता है बेटा, जो हमारा दूध होता है, बालक जो दूध पीते हैं, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो दूध के अंदर जो कार्बोज होता है वो लैक्टोज के रूप में होता है। तो कुछ बच्चे लैक्टोज के प्रति असहिष्णु होते हैं या उनको एलर्जी होती है लैक्टोज से। ऐसे किसी किसी बच्चे को स्तन के दूध से एलर्जी हो सकती है, कोई भी कारण से एलर्जी हो सकती है, और कोई भी ऐसी कारण होगी तो बच्चे को फिर दर्द होगा, एलर्जी होगी तो, और दर्द होगी तो वो रोएगा। इसी तरह से कुछ बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, मतलब उन लोगों को क्या होता है, रो कर अपना निकालते हैं। जैसे कुछ बड़े लोगों में भी आपने देखा है ना, अपनी जो भड़ास होती है, लोग रोते हैं बच लोग, और फिर वो शांत हो जाते हैं, बिल्कुल उनका मन शांत हो जाता है। तो अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए भी कुछ कुछ बच्चे जो होते हैं वो रोते हैं, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शोर के प्रति, उनकी डेली रूटीन में कुछ व्यवधान पड़ गया, आवाजें आ रही हैं, तेज आवाज, जो म्यूजिक वगैरह हम एंजॉय करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो इन सब कारणों से भी बच्चा रो सकता है बहुत ज्यादा। इसके अलावा बच्चे जब दूध पीते हैं तो दूध पीने की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी गैस निकल जाते हैं, चाहे वो स्तनपान कर रहे हो या बॉटल फीड कर रहे हो, फॉर्मूला दूध ले रहे हो। स्तनपान में संभावना थोड़ी कम होती है, क्योंकि बच्चे की पोजीशन कुछ ऐसी होती है, जो वो स्तनपान करता है तो उसका सिर और गर्दन का हिस्सा ऊंचा होता है, बाकी शरीर जो होता है वो नीचा होता है सामान्यतः। तो उस संभावना कम होती है। लेकिन जो बच्चे बॉटल से दूध पीते हैं, बॉटल को ढंग से नहीं पकड़ रखा, तो निप्पल के अंदर से थोड़ी सी गैस चली गई, तो बच्चे क्या करते हैं, वो गैस अंदर ले लेते हैं, और गैस जब अपने पेट में भी गैस हो जाती है तो हम बहुत असहज महसूस करते हैं। तो इसकी वजह से ही बच्चों में का रोना हो सकता है। फिर माँ का आहार और जीवन शैली, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि गर्भावस्था के दौरान माँ क्या भोजन करती है, या माँ धात्री अवस्था में बच्चे को दूध पिलाते समय किस तरह का भोजन कर रही है। जैसे अपने घर में हमारे बुजुर्गों को देखो, तो अगर बच्चा रोने लगता है तो तुरंत जो बुजुर्ग महिलाएं वगैरह होंगी कर, अरे भैया माँ ने क्या खाया, क्या खा लिया ऐसा जो उसके पेट में दर्द हो रहा है। तो मतलब ये भी कहते हैं कि माँ ने क्या आहार ग्रहण किया, सामान्यतः उसकी जीवन शैली क्या है, वो जो है वो उसके दूध पर प्रभाव डालता है, और वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। उसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कुछ रिसर्चेस में देखा गया है कि जो माएँ धूम्रपान की आदी होती हैं, सिगरेट स्मोक वगैरह करती हैं, उनकी बच्चों में ये कॉलिक की प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, उनकी जीवन शैली ऐसी है, इस वजह से बच्चे के अंदर कॉलिक की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। फिर ये भी देखा गया है कि
बच्चों के हमारी आंतों के अंदर बेटा बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो हो सकता है शिशु की आंत के अंदर, पाचक नाल के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो संतुलित ना हो, मतलब अच्छे वाले बैक्टीरिया ज्यादा होने चाहिए, बुरे वाले कम होने चाहिए। लेकिन जिन बच्चों में कॉलिक की समस्या बहुत देखी गई, उनकी जब आंतों का के अंदर का सैंपल देखा गया तो देखा गया कि उनके अंदर की जो आंत के बैक्टीरिया होते हैं वो भिन्न हैं उन बच्चों से जिनको की कॉलिक की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया होता है अंदर का वो भी रोल प्ले कर सकता है। अगर स्वस्थ बैक्टीरिया ज्यादा नहीं है तो बच्चे को वो दर्द का कारण बन सकता है और बच्चा इसलिए रो सकता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। जैसे बच्चे को लगता है कि उस पर को पर्याप्त ध्यान नहीं मिल रहा है। बच्चे अपने माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये जो भी उसका केयर टेकर होता है उससे उसको अटैचमेंट हो जाता है, तो उसका पूरा ध्यान कांस्टेंट चाहता है। अगर उसको पर्याप्त मात्रा में ध्यान नहीं मिल रहा है, जितना वो चाहता है उतना नहीं मिल रहा है, तो भी बच्चा रो रो कर, बहुत ज्यादा रो कर वो करता है। और ऐसे में कहते हैं कि अगर माँ के साथ उसका संपर्क होना बहुत जरूरी है। माँ उसको दूध पिलाती है, माँ उसको नहलाती है, माँ उसको गोद में दुलाराती है और माँ उसको सुलाती है। इन सब चीजों में माँ का पूरा ध्यान बच्चे की तरफ ही होना चाहिए और माँ उसके साथ सोती भी है। तो ऐसे करके कहते हैं कि जिन बच्चों का माँ से संपर्क का समय 10 घंटे से कम रहा है, उन बच्चों में कॉलिक की प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। इसी तरह से देखा गया बच्चे जो जो बच्चे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, अनाथ आश्रम वगैरह में पढ़ते हैं, जहाँ माँ वगैरह नहीं है, केयर टेकर उनका रेगुलर चेंज होता रहता है, वो बच्चों में कॉलिक की प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। तो ऐसे में लगता है कि बच्चे को निरंतर संपर्क की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है, इसलिए भी बच्चे के अंदर ये रोने की समस्या हो सकती है। अब इस समस्या के लक्षण क्या क्या हैं? अगर बच्चा स्वस्थ है, सही ढंग से दूध पी रहा है, इसके बावजूद बहुत रोए जा रहा है, तो हो सकता है इसका कारण कॉलिक हो। और कॉलिक की पहचान के तरीके बड़े सिंपल से हैं कि शिशु बार बार अत्यंत प्रबलता से रो रहा है और बहुत कोशिश करने पर भी, सब चीजें ट्राई करने के बावजूद भी वो शांत नहीं हो रहा है। दूसरा देखा है कि जब वो रोता है तो टांगों को अपने पेट की तरफ ले आता है और अपनी पीठ को मोड़ लेता है धनुष के आकार में, तो इसका मतलब ये कॉलिक हो सकता है। और फिर ये तो आपको मैंने पहले बता दिया कि 3 वाला फिगर तो आप ध्यान रखिएगा कि 3 घंटे तक रो रहा है, हफ्ते में 3 बार रो रहा है और 3 हफ्ते तक लगातार चल रहा है ये समस्या, तो ये कॉलिक की श्रेणी में आएगा। और ये कॉलिक वाले जो जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को दोपहर में या फिर शाम को होती है, ये सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि बच्चे सुबह के टाइम में नहीं रोते हैं। ऐसे बच्चे जिनको कॉलिक की समस्या होती है दोपहर में या शाम को ही रोते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कॉलिक को बताते हैं कि बालक में कॉलिक कॉलिक की प्रॉब्लम हो रही है। उपचार का तरीका बेटा, उपचार के लिए जैसे बताया कि एग्जैक्ट रीजन ही पता नहीं है, तो डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा कोई मेडिसिन देना प्रेफर नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा वो क्या क्या मेडिसिन देंगे कि कुछ पाचन उनका तंत्र ठीक हो जाए, पाचक नाली वो ठीक हो जाए। और फिर भी बहुत ज्यादा अनियंत्रित होता है तो फिर बच्चे क्या क्या करेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, उनको नींद की दवा दे दी जाएगी, तो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो हमारे यहाँ कुछ पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं कॉलिक वाली समस्या से। जब बच्चा जैसे रोए जाते हैं तो हमारे घरों के अंदर बड़ी बुजुर्ग महिलाएं सब अपने अपना ज्ञान देने लगती हैं, लेकिन कई बार वो ज्ञान बड़ा उपयोगी हो जाता है। हालांकि इस बात की कोई साइंटिफिक स्टडीज नहीं हुई है कि ये तरीके सही करते हैं प्रॉब्लम को या नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस ये मानता है कि हाँ ये तरीके फायदेमंद होता है। जैसे जैसे बच्चे रोना शुरू करते हैं तो हमारे घरों में भी होती थी कि हमारी माँ जो होती थी, सास हुई या माँ हुई, वो कहती थी अरे बच्चे के पेट के ऊपर हींग लगा दो। तो क्या करते, गर्म पानी के अंदर, गुनगुने पानी के अंदर हींग को घोल लिया जाता है और उसको नाभि के चारों ओर लगा दिया जाता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है कि जब तक बच्चे का नाभि वाला हिस्सा सूख के झड़ कर अलग ना हो जाए और पूरी तरह से वो हील ना हो जाए, तब तक ये नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नाभि में गुनगुना सरसों का तेल भी लगाया जाता है। सरसों का तेल लगाने के लिए भी अगर ये उपाय अपनाया जाए तो उससे पहले देख लेना चाहिए कि बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव तो नहीं है। बच्चों की स्किन बहुत ही कोमल होती है, तो बच्चों की जिनकी ड्राई स्किन होती है,
किसी को कोई एलर्जी की प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से सरसों का तेल, क्योंकि थोड़ी सी तीखापन, हल्की सी जलन सी महसूस होती है ना, तो इसलिए वो सोच समझ के करना चाहिए, इसीलिए गुनगुना करके लगाना चाहिए, इससे उसकी झाल कम हो जाती है। इसके अलावा बच्चे की पेट के हिस्सा जो है उसकी गर्म सिकाई, जैसे पोटली के अंदर क्या करते हैं कि अजवाइन वगैरह को गर्म कर लिया और उसको एक पोटली में, कपड़े की पोटली में कर दिया, उस पोटली को फिर बार बार तवे पे गर्म भी कर सकते हैं। उससे अगर बच्चे की सिकाई की जाती तो देखा गया है अच्छा, अक्सर बच्चा इससे शांत हो जाता है। फिर हमारे यहाँ पे जन्म घुट्टी देना भी बहुत प्रचलित है। जन्म घुट्टी है, ग्राइप वाटर है, ये सब देना बड़ा प्रचलन में है। हालांकि डॉक्टर्स वगैरह हमेशा मना करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें कोई फायदे की चीज नहीं है, बच्चों के लिए कोई मतलब की बात नहीं है। तो आजकल डॉक्टर्स खुद डाइजेशन के लिए अलग से सिरप दे देते हैं, पीने की दवा दे देते हैं, वो कहते हैं कि आप जन्म घुट्टी की जगह ये दे दीजिए। लेकिन हमारे घरों के अंदर अभी भी जन्म घुट्टी और ग्राइप वाटर का प्रचलन अभी भी चल रहा है। और क्या होता है कि भाई किसी ने कहा घर में, बच्चे को दे दिया, बच्चा शांत हो गया, तो माँ को कहती है डॉक्टर जो कहे सो कहे, लेकिन पर उससे कोई हार्मफुल नुकसान भी नहीं देखा गया है। इसके अलावा माँ को कहा जाता है कि माँ अपने आहार के अंदर सौंफ या अजवाइन का पानी, जैसे जब बच्चा जच्चा होती है, वो आरंभिक धात्री अवस्था में माँ को सौंफ या अजवाइन का पानी दिया जाता है। कुछ लोग दोनों मिक्स कर देते हैं, जैसे 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच सौंफ डाल दे, 1 चम्मच अजवाइन। कुछ लोग केवल एक ही डालते हैं, या तो सौंफ या अजवाइन, जो भी है। ये कहते हैं कि बच्चे के लिए वो सुविधाजनक रहेगा, बच्चे के पाचन के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि माँ को शिशु के साथ साथ स्वयं का भी ध्यान रखना है। ये ले ले, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ स्वयं के लिए कुछ पौष्टिक पेय पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लेना बहुत आवश्यक है। ये ध्यान रखने की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा अगर बहुत रो रहा होता है, नहीं कंट्रोल में आ रहा है, तो चिकित्सक से जरूर संपर्क करना चाहिए, एक बार चिकित्सक को दिखाना चाहिए, क्योंकि चिकित्सक आपको ये तो बता देगा कि कॉलिक की प्रॉब्लम है। कॉलिक की प्रॉब्लम है तो बहुत टेंशन नहीं है, लेकिन हो सकता है वो किसी और कारण से रो रहा, तो उसको रूल आउट करने के लिए पहले चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे की अच्छी तरह वो जांच कर लेंगे, उसके कान देख लेंगे। बच्चों में कान का इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन चीज है, क्योंकि उनकी कंठ नली सीधी होती है। बच्चा जो दूध पीता है वो अक्सर कान में आ जाता है, उसकी वजह से उनको कान में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना। और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो बच्चे का परीक्षण कराना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर से परीक्षण करा लेंगे, पता चल जाएगा कोई और समस्या नहीं, डॉक्टर बता देगा कि कॉलिक है, तो फिर आप कॉलिक के उपाय कर सकते हैं। और कुछ बचाव हेतु सुझाव ये है कि जैसे हम कहते हैं ना, फिक्स टाइम पर, बहुत लोगों का होता है कि बिल्कुल फिक्स टाइम पर ही बच्चे को दूध देना, चाहे बच्चा रोए जाए तो। लेकिन ऐसा, जब बच्चे को कॉलिक की प्रॉब्लम हो रही, तो समझिए कि अगर बच्चा भूख के लक्षण दिखा रहा है कि उसको भूख लग रही है, तो आप टाइम टेबल से फिक्स मत करिए, बल्कि जब वो डिमांड करे तभी उसे दूध पिला देना चाहिए। बच्चे को चिढ़ाइए मत, एक बार चिढ़ जाता है बच्चा तो फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल है। और माता को शिशु के संकेतों को समझना चाहिए। जब लग रहा है कि वो कुछ संकेत दे रहा है कि अब बच्चा रोना ज्यादा शुरू करने वाला, तो सब काम छोड़ के सबसे पहले, माएँ अक्सर ऐसे भी करती हैं, अपने काम में उलझी रहती हैं, ये काम निपटा लूं फिर बच्चे को बैठ के शांति से दूध पिलाऊंगी, मैं भी आराम कर लूंगी, और पता चलता है इस चक्कर में बच्चा बहुत चिढ़ गया। तो माँ को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कब चिढ़ सकता है, तो उससे पहले ही उसको अटेंड कर ले, उसको दूध पिलाए। बच्चा दूध नहीं पीना चाह रहा है तो अपनी गोद में लेके दुल रहा है, कहते हैं कि अपनी माँ की त्वचा के साथ में शिशु की त्वचा का संपर्क होता है, तो शिशु को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको गर्भाशय वाली फीलिंग आती है। इसके अलावा माँ अगर बिल्कुल शांत हो जाती है, सब चीजों से ध्यान हटा लेती है, तो माँ के हृदय की धड़कन अगर बच्चा सुनता है, क्योंकि उसको गर्भाशय के अंदर वो सब आदत थी, हल्की हल्की सब फीलिंग्स होती थी, वही फीलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करे, तो बच्चा नहीं रोएगा, उसको बहुत ज्यादा रोने की संभावना कम होती है। इसके अलावा बच्चे को जितनी बार भी दूध पिलाया जाए, उसके बाद जरूर डकार दिलवानी चाहिए। ये हम पिछले चैप्टर में अच्छी तरह कवर कर चुके हैं कि कौन कौन से तरीकों से बच्चे को डकार दिलाई जा सकती है। फिर इसके अलावा शिशु के पेट पर अगर हल्की हल्की मालिश की जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की सुइयां जैसे घूमती हैं गोल, उसी डायरेक्शन में बच्चे को अगर वो करते हैं, तो देखते हैं कि जो आंतों के अंदर, पेट के अंदर गैस फंसी हुई है, मल फंसा हुआ है, उसको बाहर निकलने में मदद मिलती है और बच्चा शांत हो जाता है। और शिशु को जब स्तनपान करवा रही हूँ,
तो उसको बिल्कुल जहां तक संभव हो उसको सीधा रखना चाहिए। और अगर वो बॉटल से दूध पी रहा है तो बॉटल के साथ में, मतलब वो दूध के साथ में हवा ना निकल रहा हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब उपाय करने से कॉलिक की समस्या से जा सकता है। आज के आपके इस चैप्टर में इतना ही। अगली कक्षा में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके बच्चों, बाय। आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, मैं इसके साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भेजूंगी। आप पीडीएफ नोट्स पढ़िए, उसके बाद में आपको कुछ प्रश्न वगैरह दूंगी, उनको आप हल करिए, अपनी कॉपी के अंदर लिखिए, उसकी फोटो खींचकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय।